अब देखो, मौर्य वंश में हम अशोक पढ़ रहे थे, अब आज उसके आगे क्लास चलेगा। तो मैं पूछ रहा हूँ, सबका आंसर एक साथ आएगा? चलिए बताइए, सम्राट अशोक की माता का नाम बताओ। दिव्यावदान में क्या क्या नाम मिलता है? बहुत बढ़िया। और सम्राट अशोक की पत्नी का नाम, पहला पत्नी बताओ। दूसरे नंबर पे, तीसरा, चौथा, पांचवा। बहुत बढ़िया। और सम्राट अशोक के पुत्र का नाम बताइए। पुत्री का नाम? इन दोनों को कहाँ भेजा था? क्यों भेजा था? सब कोई बोलो, ठीक है। चलिए, अच्छी बात। और सम्राट अशोक की प्रिय पत्नी कौन थी? इसका जानकारी कहाँ से मिलता है? और इसी इलाहाबाद प्रशस्ति लेख में 4 शासकों या 3 शासकों का नाम एक साथ मिलता है, किसका किसका? ठीक है, चलिए। अशोक प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? और कहाँ से पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का अनुयायी था? बहुत बढ़िया। और किसका प्रवचन सुन के प्रभावित हुआ था? और बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? उपगुप्त ने दिया था। ठीक है, चलिए। अब अशोक का नाम किस किस अभिलेख में अशोक मिलता है? लाइन से बोलो, चारों अभिलेख। मास्की, गुर्जरा और नेतुर और उडेगोलम। मास्की अभिलेख कहाँ से मिला है? कर्नाटक से। और गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश से। नेतुर, उडेगोलम, बहुत बढ़िया। और अशोक का नाम अशोकवर्धन कहाँ से मिलता है? पुराणों से मिलता है, ठीक है ना। और बुद्ध शाक्य कहाँ से मिलता है? देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम? मास्की से। ये अशोक के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। और अशोक अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष क्या किया था? कलिंग युद्ध, कलिंग विजय किया था। इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? 13वें अभिलेख से मिलती है, ठीक है। और 10वें वर्ष कहाँ गया? 12वें वर्ष निगाली सागर, नेपाल, है ना। और 20वें वर्ष, इतनी कहानी हो चुकी थी। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार बना हुआ है। यहाँ से एक प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है, वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। अब ध्यान से देखिए इधर सब कोई, ठीक है। नीचे क्या देख रही है? इधर देखो, ठीक है। तुम्हारा नाम बबली है, एक और नाम क्या है? ज्योति। हाँ, बबली याद आ रहा था, बबली नाम है ना। ज्योति। चलो ज्योति इधर देखो, ठीक है ना। हाँ, अशोक से जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका सवाल बनता है, कहा जाता है, पूछा जाता है आपसे एग्जामों में कि अशोक किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहता है ना। मतलब ऐसा अभिलेख मिला है एक, जिस अभिलेख में यह उत्कीर्णित है, लिखित है कि अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताया है ना। तो आपके एग्जामों में पूछ दिया गया है कि अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो कौन सा अभिलेख था? भाब्रू वैराट अभिलेख, जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये पॉइंट जरूर आप याद रखना कि अशोक ने, तो एक अभिलेख है जिस अभिलेख का नाम है भाब्रू। क्या नाम है? भाब्रू, या इसी को कहते हैं बैराट। क्या बोलते हैं? बैराट अभिलेख। और ये कहाँ से मिला है? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से मिला है। और इस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? इसी अभिलेख में अशोक ने कहा है, अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। क्या बताया है? सम्राट बताया है या कहा है, जो भी लिख सकते हो, ठीक है ना।
और ये प्रश्न पीसीएस में कई बार पूछा गया है, आपके वनडे एग्जामिनेशन में भी कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। कहा जाता है कि इसका जो 7वां अभिलेख था, अभी हम अभिलेखों पे आएंगे, अभिलेखों को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके 7वें अभिलेख से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो थोड़ा सा इनको भी हम देख लेते हैं। 7वां अभिलेख है ना, तो जो अशोक का 7वां अभिलेख था, वहाँ से क्या जानकारी मिलती है? तो अशोक के 7वें अभिलेख में उल्लिखित है कि अशोक ने आजीवकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, है ना। चूँकि आप इसके पहले देख चुके हो कि इसका पिता कौन था? बिंदुसार था, और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, है ना। तो ये आएगा जब राजा बनेगा, मगध की गद्दी पर बैठेगा, तो 7वें अभिलेख से जानकारी मिलेगी कि वो अशोक जो है आजीवकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाएगा, और उन 4 गुफाओं का नाम आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। ठीक है ना, ये भी पूछा गया है कि अशोक ने आजीवकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 7वें अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है ना, तो 7वें अभिलेख में जानकारी मिलती है कि इसने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कितना? 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, गुफाओं का निर्माण करवाया था, है ना। और 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, तो किसके लिए करवाया था? ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया कि किसके लिए करवाया था? तो आजीवकों के लिए करवाया था। ठीक है ना, और मैंने आपको बताया था आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? क्या? मखली गोसाल है, ल है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा, आजीवकों के लिए। किसके लिए बाबू? आजीवकों के लिए। आजीवकों के लिए इन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अभी इसका एक पौत्र आएगा, दशरथ नाम है जिसका, वो भगवान राम जी के पिता दशरथ नहीं, ये अशोक का पौत्र आएगा जिसका नाम था दशरथ। वो नागार्जुन गुफा जो है आजीवकों को दान कर देगा। ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में, तो इसके बाद उसको पढ़ना है। तो 4 गुफाओं के नाम आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने पड़ेंगे। पहली गुफा का नाम है कर्ज। क्या याद रखना है? कर्ज। कहीं कहीं कौड़ भी लिख के मिल जाता है तो घबराएगा। दूसरी गुफा है चौपार। क्या नाम है? चौपार। तीसरी गुफा का नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। और चौथी गुफा का नाम है विश्व झोपड़ी। क्या नाम है? विश्व झोपड़ी। और ये 4 गुफाओं का निर्माण करवाता है और आजीवकों को दे देता है। कहता है कि जाओ भैया, उसी में आप जी लो अपनी ज़िंदगी, है ना। सिमरन कहाँ है जी? तो सिमरन को बोलो आए। किस मूवी का डायलॉग है? सिमजा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। देखे हो शाहरुख खान का? चलिए, यहाँ पे आपको नोट करके याद रखना पड़ेगा बाबू कि अशोक का जो पौत्र था, अशोक का पौत्र दशरथ, क्या नाम था? दशरथ ने नागार्जुन गुफा किसको दिया था? आजीवकों को प्रदान किया था। ये पॉइंट जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि नागार्जुन गुफा जो है आजीवकों को किसने दिया था। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये गुफा से संबंधित हो गया, इसको लिखो, फिर हम मिटा के फिर अभिलेख पे आते हैं। थोड़ा सा अभिलेख के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, लिख लिए? चलो देखो, बता दो, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया है? एक साथ बोलना है ना, चलिए ठीक है। अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण किया, इसके बारे में कहाँ जानकारी मिलती है? और ये 4 गुफाओं को किसको दिया था? 4 गुफाओं का नाम बोलो जल्दी जल्दी, और नोट वाला पॉइंट बोलो। हाँ, एगो भाग जा रहा है, एगो पकड़ रहा है, तो साथ में बोलिए ना। चलो अब देखो, इसके बाद हम आते हैं इसके अभिलेख पे। ठीक है ना,
तो अभिलेख से संबंधित कुछ हम लोग लिपि देख लेते हैं पहले, फिर हम देखेंगे कि सम्राट अशोक के कितने अभिलेख हैं वो बाद में देखेंगे। पहले हम इसके अभिलेख को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? अभिलेख। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभिलेख, है ना। और भारत में शिलालेख लिखने का जो प्रचलन है वो सर्वप्रथम अशोक ही ऐसा शासक है जिसने शुरू किया था, ये भी याद रखिएगा। आपसे अगर पूछ देगा कि भारत में शिलालेख लिखने की प्रथा का शुरुआत सबसे पहले किस शासक ने शुरू किया, तो आपको क्या बताना है? अशोक ने शुरू किया था। इसके पहले शिलालेख लिखने की कोई प्रथा नहीं मिलती है हमारे देश में, ठीक है ना, तो याद रहेगा। तो चलिए अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके खोज कौन किया था ना। तो खोजकर्ता का नाम है पाद्रेटी फैनथैलर, 1750 में। ये देखो एक नाम है, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन थोड़ा सा टेढ़े में लिखाते हो, कहते हो ना टेढ़ा पर मेरा है तो बस आपसे अगर पूछ देगा कि अशोक के शिलालेखों की या फिर अभिलेखों की खोज किसने किया था, तो पाद्रेटी फैनथैलर ने किया था, सन 1750 में किया था। सबसे पहला जो अभिलेख खोजा गया था ना, उस अभिलेख का नाम था दिल्ली टोपरा अभिलेख। क्या नाम था? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। इन्होंने खोजा था जिस अभिलेख को, उस अभिलेख का नाम था दिल्ली, अभी लिखिए नहीं, दिल्ली टोपरा अभिलेख, ठीक है ना। ये इन्होंने खोजा था सबसे पहले, ठीक है। तुम लोग का पेन चलता ही चलता है, पहले समझ लो फिर उसके बाद छापते रहो, क्या दिक्कत है। अब सुनिए, तो अगर आपसे पूछे प्रश्न कि अशोक के शिलालेखों को या अभिलेखों को किसने खोजा था, तो क्या बताओगे? पाद्रेटी फैनथैलर 1750 में खोजा था। और खोजा गया अभिलेख का क्या नाम था? दिल्ली टोपरा अभिलेख। अब यहां से पीसीएस में एक प्रश्न बन गया था। क्या प्रश्न बना था? फिरोज शाह तुगलक का नाम आप जानते हो, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक, ध्यान से सुनिएगा, फिरोज शाह तुगलक, ये जो फिरोज शाह तुगलक था ना, इस अभिलेख को ध्यान से सुनिएगा, टोपरा से दिल्ली मंगवाया था, है ना। तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सा शासक था मध्यकालीन भारत के इतिहास का जिसने सम्राट अशोक के अभिलेख को टोपरा से दिल्ली मंगवाया था? तो क्या याद रखोगे? फिरोज शाह तुगलक। और ये बहुत इंटरेस्टेड था कि इस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है ना। तो फिरोज शाह तुगलक ने निवेदन किया दिल्ली के पंडितों से, कहा कि भैया इस अभिलेख पे क्या लिखा है मुझे पढ़ के बता दो बस। लेकिन वो किस भाषा में, किस लिपि में लिखा गया है, ये वहाँ के पंडितों को पता ही नहीं चल पा रहा था। तो वो पढ़ने में असफल हो गए। ये पढ़वाने का प्रयास किया लेकिन पढ़ने में वो असफल हो गए, नहीं पढ़ पाए कि उस पर क्या लिखा है। तो पढ़ने का काम जो करेगा उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप। तो सबसे पहले, है ना, सर्वप्रथम जो अभिलेख को पढ़ा था, है ना, अभिलेख को जो पढ़ा था उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? प्रिंसेप। इन्होंने 1837 ईस्वी में, कब बाबू? 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को पढ़ना शुरू किया। ठीक, पहली बार जेम्स प्रिंसेप आएगा और अशोक के शिलालेख को पढ़ेगा और बताएगा कि अशोक के शिलालेखों पर क्या लिखा हुआ, क्या जानकारी मिलती है। और बहुत सारे इतिहासकार तो अशोक के इतिहास को उसके शिलालेखों के ही आधार पर लिखना शुरू कर दिए, है ना। इतिहास कैसे लिखा जाता है प्राचीन भारत का, या प्राचीन इतिहास कैसे लिखा जाता है? पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर, जो खुदाई के दौरान जो वस्तुएं मिलती हैं उन वस्तुओं के आधार पर इतिहासकार अनुमान लगाकर इतिहास लिखते हैं, है ना। और जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, जो साहित्यों में वर्णन मिलता है, उसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है, क्योंकि ये बीत चुका है ना, अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हुआ होगा। तो अशोक के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है उसके अभिलेखों से मिलती है, जिसको सबसे पहले किसने पढ़ा था?
और ये प्रश्न कई बार पूछा गया, ये पीसीएस में भी पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, बैंक में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया, हर एक एग्जाम में ये पूछा गया है ना, कि अशोक के, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का काम सबसे पहले किसने किया था। क्लियर है? तो याद, और ये डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? और ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, तो ये किस अभिलेख को पढ़ा था? दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था सबसे पहले। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। अब सुनिए, अब हम अभिलेख पे थोड़ी देर बाद में आएंगे, थोड़ा सा हम लिपि की बात कर लेते हैं। यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है। लिपि, लिपि को क्या बोलते हैं बाबू? स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं। लिपि क्या होती है? कोई बताएगा लिपि क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट किसको बोलते हैं? किसी को पता नहीं है? देखो, हम जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी भाषा है, लेकिन लिख किस लिपि में रहे हैं? तो इसको कहते हैं देवनागरी लिपि। हम जिस हिंदी को पढ़ते हैं, जिस हिंदी को बोलते हैं, जिस हिंदी को लिखते हैं, उस हिंदी की जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो देवनागरी कहलाती है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया आपके एग्जामों में। ठीक है, उसी तरह से पूछता है कि जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उसकी लिपि क्या थी, है ना। लिपि का मतलब मैं समझा दे रहा हूं। देखो, किसी भी भाषा को, है ना, किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लिपि कहते हैं। ठीक है ना। किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए, जैसे हिंदी भाषा है, इसको लिखित रूप देने के लिए हम क, ख, ग, घ, अंग, इन प्रतीकों और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अ, आ, उ, इन मात्राओं का करते हैं ना। तो जिन प्रतीकों का हम उपयोग करेंगे अपनी भाषा को लिखने के लिए, वही हमारी क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। क्लियर है? हम हिंदी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, घबराइए मत, इसको और डिटेल बताएंगे हिंदी जब आपका क्लास चलेगा तो। अब सुनिए, तो लिपि समझ में आ गई कि अपनी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। तो अशोक के अभिलेखों की जो लिपि थी वो 4 प्रकार की लिपि थी, और यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। पहली लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। क्या नाम है? ब्राह्मी लिपि, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। दूसरी लिपि है खरोष्ठी लिपि। क्या नाम है? खरोष्ठी लिपि। ठीक है। और जो तीसरी लिपि है उसका नाम है ग्रीक लिपि। क्या नाम है? ग्रीक लिपि। और जो चौथी लिपि है उसका नाम है अरमाइक लिपि। क्या नाम है? अरमाइक लिपि। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अशोक के अभिलेखों की लिपियों का नाम बताओ। क्या है पहला? दूसरा? अब देखो, ये लिपि तो नाम आपको याद होना ही चाहिए। इसके बाद देखो और प्रश्न क्या बनता है। जो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, ये लिपि भारत में पाई गई है। कहाँ पाई गई है? भारत में जितने अशोक के अभिलेख मिले हैं या शिलालेख मिले हैं उन पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। जो भी लेख लिखे गए किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। साबरा जी सब्र कर लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए फिर लिखिएगा। हाँ चलिए, खरोष्ठी लिपि ये जो है पाकिस्तान में पाई गई है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो आपसे पूछता है कि अशोक की कौन सी लिपि पाकिस्तान में पाई गई है, तो क्या बताओगे? और यहाँ से एक और प्रश्न बना है, ये जो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, मतलब दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी इस शैली को, इस लिपि को। ठीक है ना। जैसे हम क्या करते हैं, हमको अगर लिखना हो, मान लो हम मौर्य वंश लिख रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं मौर्य वंश। तो क्या कर रहे हैं, हम इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी लिपि लेफ्ट टू राइट है। यही उर्दू में चले जाओ तो उर्दू वाले इधर से इधर जा देंगे, तो राइट टू लेफ्ट, राइट वाला हाथ देखो ना, हाथ राइट टू लेफ्ट जा रहा। तो उसी तरह से यहाँ पे जो लिपि मिलेगी खरोष्ठी, वो राइट टू लेफ्ट। ये पीसीएस में पूछा गया था, किधर से किधर लिखी जाती है। ठीक है। अब सुनो, ये पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में जो अशोक के शिलालेख या अभिलेख मिलेंगे वो खरोष्ठी लिपि में पाए गए हैं।
ग्रीक और आर्माइक, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रीक और आर्माइक ये दोनों जो लिपियां हैं वो अफगानिस्तान में पाई गई हैं। कहाँ पे? अफगानिस्तान से पाई गई हैं। अफगानिस्तान से जो शिलालेख या अभिलेख मिला है वो ग्रीक या फिर आर्माइक लिपि में लिखा गया है। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी? फिर आइए, अब यहां से क्या पूछेगा आपके एग्जाम में, ये भी देखो। अब कहता है कि जो ब्राह्मी लिपि में भारत से अभिलेख मिले हैं वो कहां कहां से मिले हैं, ये भी प्रश्न बना है। ठीक है ना, तो कहां कहां से मिले हैं आपको याद रखना पड़ेगा। पहला कालसी से मिला है। कहां से मिला है? कालसी से मिला है। दूसरा गिरनार से मिला है। कहां से मिला है? गिरनार से मिला है। तीसरा आपका मेरठ से मिला है। कहां से मिला है? मेरठ से मिला है। तो ध्यान से देखो, कालसी जो है उत्तराखंड में है। कहां पे है? उत्तराखंड में है। और गिरनार गुजरात में है, गुजरात। और जो है आपका मेरठ कहां है? उत्तर प्रदेश में है। तो यहां से जब खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान इन स्थानों से, है ना, अशोक के जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेख थे वो भारत से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो ये सारे के सारे ये पूछे गए हैं। ठीक है ना, और ये IAS के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है। यहाँ से बड़े एग्जामों का फेवरेट टॉपिक है ये। वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है या पूछा भी गया है यहाँ से। ठीक है ना, अब सुनिए, पाकिस्तान से कहां कहां से मिला है, कौन कौन सा है? तो यहां से दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने ही चाहिए। पहला शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी अभिलेख मिला है जो कि पेशावर से मिला है। कहां से मिला है? पेशावर से मिला है। ठीक है ना, एक और अभिलेख मिला है स्थान से जिसका नाम है मनसेहरा, जिसको मनसेहरा अभिलेख बोलते हैं। क्या नाम है? मनसेहरा। और ये मिला है, हाजरा जी देखिए, हजारा से मिला है। ठीक है, हजारा से मिला है। और ये हजारा एक स्थान है जो पाकिस्तान में है। ठीक है, हाजरा जी समझिए हैं। ये दोनों प्रश्न पूछे गए, ये दोनों के दोनों पूछ लिए गए हैं, कई बार पूछे गए हैं PCS में। ठीक है ना, अब सुनिए, ग्रीक और आर्माइक लिपि, है ना, यहां से अफगानिस्तान से एक मिला है जिसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उसका नाम है सार ए कूना या फिर कंदहार, है ना, ये मिला है अफगानिस्तान से। एक आर्माइक लिपि का अभिलेख है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तक्षशिला का भग्न अभिलेख। क्या नाम है? तक्षशिला का भग्न अभिलेख जो मिला है वो आर्माइक लिपि में लिखा गया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा तक्षशिला का कौन सा अभिलेख? भग्न अभिलेख। तो ये मिला है आपके आर्माइक लिपि में। तो इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए, लिपि से संबंधित बातें आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, लिख लिए हो तो थोड़ा सा बोलिए, पूछूं? सबको बोलना है, बोर्ड पे देखिए। चलो बोलो, सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने खोजा था? ए भाई, यहीं पे आप लोग रुक गए हो, कम से कम वहां तक पहुंचो। द्रे है, पाद्रे है ना, पाद केवल मत बोल देना। चलो लिखो। बोलो, अशोक के अभिलेखों किसने खोजा था? कब खोजा था? और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? कब पढ़ा? चलिए, इसके द्वारा खोजा गया और इसके द्वारा सर्वप्रथम पढ़ा गया अभिलेख का बताओ नाम क्या था? इस दिल्ली टोपरा अभिलेख को दिल्ली कौन मंगवाया था? हाँ, टोपरा टपोरी मत बोल देना उसको। चलो, अशोक के अभिलेख जो हैं वो कितने लिपि में लिखे गए हैं? कौन कौन सा लिपि मिला है बोलो? बहुत बढ़िया। ब्राह्मी लिपि कहाँ पाई गई है? किन किन स्थानों पे?
कालसी कहाँ है? गिरनार, मेरठ। खरोष्ठी लिपि कहाँ, किधर से किधर लिखी जाती थी? राइट टू लेफ्ट, मतलब दाएं से बाएं। और खरोष्ठी लिपि कहाँ से पाई गई है? कहाँ कहाँ से? शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा। और ग्रीक और अरमाइक लिपि कहाँ पाई गई है? और इस कौन सा अभिलेख है? सार ए कुना या कुहना, सॉरी कंदहार अभिलेख। यहाँ अभिलेख लिख देना, अभिलेख, ठीक है ना। और अरमाइक लिपि तक्षशिला का भग्न अभिलेख। अब देखो यहाँ से तक्षशिला से प्रश्न बना था, पूछा था कि तक्षशिला किन किन दो नदियों के बीच में स्थित है ना, किन किन नदियों के बीच में है ना। तो सिंधु और झेलम है ना, इसके बीच में, ये भी पूछा गया था प्रश्न, लिख लीजिए कहीं बना के किनारे। सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला मौजूद है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। देखो कितना कितना आपको पढ़ना पड़ता है, हर चीज याद रखना पड़ेगा। मिटा दूं ये वाला। चलिए अब हम आते हैं अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आज तो ये चैप्टर समाप्त करके रहूंगा, ठीक है। क्या हो गया है विकास? अरविंद, देखो तुम्हारा नाम ले लिए। वीडियो ऑन है, देख लो। हाँ, खिड़किया घर है ना, ये भी बता दे वीडियो में। हाँ, फोन नंबर दे दो, बोल दे रहा हूँ। आ जाओ छोड़ो। तो ये लिख लिए, तक्षशिला किन नदियों के बीच में है? सिंधु और झेलम के बीच में है। और ये भी मध्य प्रदेश पीसीएस का और यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था वहां पूछा था। सुनिए, अभिलेख जो अशोक के अभिलेख हैं, वो 3 तरह के अभिलेख पाए जाते हैं। कितने तरह के बाबू? 3 तरह के अभिलेख मिलते हैं। एक मिलता है शिलालेख, क्या मिलता है? शिलालेख मिलता है। और एक मिलता है स्तंभ लेख मिलता है। क्या मिलता है? स्तंभ लेख मिलता है। और एक मिलता है जिसको बोलते हैं गुहा लेख। क्या बोलते हैं? गुहा लेख, ठीक है ना। आपको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, बस नाम जानते रहो। क्लियर? अब सुनिए, जो अशोक के शिलालेख हैं उनकी संख्या है 14। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है कि अशोक का जो शिलालेख है उनकी संख्या कितनी है? 14 है। जिसमें, है ना, जिसमें 14 में से 7 जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है ना। इसकी संख्या है 7। इसकी संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है ना। अब इन 14 शिलालेख के बारे में हमें पढ़ना है, तो कुछ मैं बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं बोल के लिखवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे इसका जो प्रथम शिलालेख है महत्वपूर्ण है, द्वितीय है महत्वपूर्ण है, तृतीय है महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसका जो 7वां अभिलेख, 7वां अभिलेख, 8वां अभिलेख और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम कहें तो इसका 13वां अभिलेख है। 13वां अभिलेख, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो अब सुनो, जो शिलालेख है अशोक का, पहले अभिलेख में उसने बताया है पशु बलि की निंदा किया है। क्या किया है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, अशोक के पहले शिलालेख से जानकारी मिलती है कि उसने पशु बलि की क्या किया है? बलि की निंदा किया है, ठीक है ना। दूसरा जो अभिलेख है उसका शिलालेख, उसमें जानकारी मिलती है चिकित्सकीय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। किसकी व्यवस्था मिलती है? चिकित्सकीय व्यवस्था की जानकारी देता है। घबराइए मत, बोल के लिखवा दूंगा। तीसरा, धर्म से संबंधित नियम का उल्लेख करता है तीसरे में, ठीक है ना। और 7वां और 8वां में तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपने पढ़ा ना कि राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष क्या किया, 10वें वर्ष जो है बोध गया था,
12वें वर्ष कहाँ गया? निगाली सागर। 20वें वर्ष कहाँ गया? लुम्बिनी। तो ये जो तीर्थयात्रा कर रहा था इसकी जानकारी मिलती है 7वां और 8वां अभिलेख से। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? 13वां अभिलेख है। क्यों? क्योंकि यहीं से मिलेगा जानकारी कलिंग युद्ध का। किसका? कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। और इसी 13वें अभिलेख से अशोक के हृदय परिवर्तन की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? हृदय परिवर्तन। ये भी शब्द बना के पूछा गया है, परिवर्तन की जानकारी मिलती है। और यहीं से एक और जानकारी मिलती है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक के 13वें शिलालेख से 5 यवन शासकों का उल्लेख हुआ है ना? 5 यवन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। किसके? 5 यवन शासकों। और ये यवन शासक कौन थे भैया? तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसके बाद आएगा तो पढ़ाऊंगा। हिंदी यूनानी थे, शक थे, पल्लव थे, कुषाण थे, ये सब क्या थे? यवन शासक, यवन आक्रमणकारी थे जो भारत पर आक्रमण करेंगे। और इसी 13वें शिलालेख में एक और जानकारी मिलती है जो पीसीएस में उठा के पूछ दिया था। कहा था कि अशोक के किस अभिलेख में या किस शिलालेख में अशोक के पड़ोसी राज्यों या पड़ोसी राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा 13वें से क्या मिलता है? पड़ोसी राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। क्लियर है? तो इतनी जानकारी आपको याद रहनी चाहिए। अब वैसे तो मैं 14 का 14 लिखवा रहा हूं, लिखिए। इतना लिख लो, फिर बोल के लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है? तो इतना लिख लिया आप लोग, 14 का 14 हो गया ना? चलिए अब देखिए यहां से अभिलेख से जो है और 2-3 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, 2-3 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। पूछता है आपसे अभिलेख से कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? सबसे लंबा अभिलेख। सुनो, आपसे पूछेगा अशोक का सबसे छोटा अभिलेख। सुनिए, ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं कई बार, ठीक है? तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है 7वां अभिलेख। कौन सा अभिलेख बाबू? 7वां अभिलेख। ये आपको याद रखना पड़ेगा, किसी भी हाल में याद रहेगा। चलिए अब देखिए, सबसे छोटा अभिलेख, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत बार पूछा है। ये पीसीएस का फेवरेट था, कई बार पूछ दिया है। और आपके वनडे एग्जामिनेशन में एसएससी बैंक में भी पूछा गया 2-3 बार, ठीक है ना? तो सबसे छोटा जो अभिलेख था उसका नाम था रुमीन देई अभिलेख। क्या नाम है? रुमीन देई अभिलेख। ये सबसे छोटा। और यहां से देखो पीसीएस में तो नाम पूछा ही पूछा था, और क्या पूछा था? इसको मिटाने दो नीचे। अब इसी से संबंधित 1-2 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ बाबू, आप लोग लिख लो, पहले लिख लो, लिख रहे हो तो, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाते हो ना। लिख लिए? आ जाओ। रुमीन देई अभिलेख को और भी कहीं आपने सुना था? कहाँ सुना था? फिर सोचो। अरे भाई, बुद्ध भगवान में पढ़े हो? बुद्ध, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलता है? जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था तभी पढ़ाया था कि बुद्ध भगवान का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसी रुमीन देई अभिलेख से मिलती है। और ये भी बताया था कि बुद्ध भगवान के जन्म का डेट और मृत्यु का डेट निर्धारित किया गया था। उस अभिलेख का क्या नाम था? कैंटोन अभिलेख। चीनी परंपरा का था, पढ़ाया हूं ना? सब भूलते जाओ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब सुनिए, यहां से जो आपके पीसीएस में पूछता है, क्या पूछता है? इसी रुमीन देई अभिलेख में इसके लुम्बिनी यात्रा की व्याख्या करता है। कहाँ की? लुम्बिनी गया था ना जी घूमने, अशोक गया था कि नहीं? लुम्बिनी की यात्रा के समय जानकारी मिलती है कि अशोक ने यहाँ पर टैक्स को घटा दिया था।
जो कर लिया जाता था 8 उसको घटा के 1/6 कर दिया था, ठीक है ना। ये आपके पीसीएस में पूछा गया था कि लुम्बिनी की यात्रा करते समय सम्राट अशोक ने टैक्स को कितने से कितने कर दिया था घटाकर, है ना। तो आप याद रखिएगा लुम्बिनी की यात्रा के समय कर 8 से घटाकर, कर का मतलब टैक्स, ठीक है ना, से घटाकर 1/6 कर दिया था, कर दिया था। यहाँ कर का मतलब टैक्स नहीं है, मतलब कर दिया था, 1/6 कर दिया था। ठीक है। अब सुनिए तीसरा पॉइंट आप याद रखना, यहाँ से पूछता है कि रानी का अभिलेख किसको कहते हैं, ये भी पूछा गया है। तो कौशाम्बी अभिलेख को कहते हैं रानी का अभिलेख। किस अभिलेख को? तो याद रखिएगा कौशाम्बी अभिलेख, ये कई बार पूछा गया है। कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है, ये रानी का अभिलेख है, रानी का अभिलेख है। चलो लिख लो, इतना लिखिए पहले। कुछ पूछना हो तो पूछा करो, ठीक है ना, एकदम बिंदास होके पूछो।